अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ द सेकंड सेक्स, जिसको लिखने वाली हैं साइमन डी ब्यूवर। साइमन डी ब्यूवर बेसिकली एक फ्रेंच राइटर, एक सोशल थेरिस्ट और एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर, इन एडिशन एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थी। ठीक है, अब क्योंकि एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट हैं तो इनका जो रिस्पेक्टिव वर्क हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन फेमिनिज्म। ठीक है, ये पूरा का पूरा वर्क फेमिनिज्म के ऊपर बेस कर रहा है। सेकंड सेक्स किसको कहा गया है? एक फीमेल को कहा गया है। एंड इन एडिशन व्हाट इज़ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म क्या है, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल थ्योरी बनाई हुई है। लेक्चर मेरा कंप्लीट है उसके ऊपर, वो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आपने वो लेक्चर ज़रूर सुनना है। क्यों? क्योंकि हम जो रिस्पेक्टिव वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं द सेकंड सेक्स, वो फेमिनिज्म की थ्योरी के साथ बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है। दैट इज़ वाई दिस सब्जेक्ट इज़ इंक्लूडेड इन विमेन स्टडीज़। तो उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि फेमिनिज्म की थ्योरी के अंदर आपको मिलेंगे और बहुत से कॉन्सेप्ट्स फेमिनिज्म के अंदर ऐसे जो कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर, इस बुक के अंदर मिलेंगे। क्लियर? लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपने वो लेक्चर लाजमी सुनना है। ठीक है, तो एनी हाउ अब टाइम को वेस्ट किए बगैर हम बात करते हैं द सेकंड सेक्स के ऊपर। बेसिकली इस नॉवल की पब्लिकेशन डेट 1949 है। इस बुक को 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वॉल्यूम का नाम है फैक्ट्स एंड मिथ्स, स्पेलिंग देख लें आप स्क्रीन के ऊपर, फैक्ट्स एंड मिथ्स। एंड सेकंड वॉल्यूम का नाम है लिव्ड एक्सपीरियंस। तो इस बुक का फर्स्ट पार्ट है मिथ्स वाला, ठीक है, फैक्ट्स एंड मिथ्स वाला। उसके अंदर ये बेसिकली डिफरेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेगी, मिथ्स के बारे में बात करेगी। ठीक है, ऑनवर्ड्स क्या क्या बताएगी मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगी। लेकिन लिव्ड एक्सपीरियंस के अंदर ये अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेगी, मतलब जो चीज़ें इसने खुद अपने सेल्फ के तौर के ऊपर ऑब्जर्व की, जो गुजारी, ये उन सब की डिस्कशन करेगी लिव्ड एक्सपीरियंस के अंदर। इतना क्लियर है आपको? एनी हाउ अब द सेकंड सेक्स टाइटल के ऊपर बात करते हैं। वर्ड सेकंड क्यों यूज़ किया राइटर ने फर्स्ट की जगह? बेसिकली राइटर जो है हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बात कर रही है। सोसाइटी के अंदर जो फर्स्ट सेक्स है वो मेल को कंसिडर किया जाता है और फीमेल को हमेशा मेल के बाद रखा जाता है। तो दैट इज़ वाई राइटर ने यहाँ पे द सेकंड सेक्स वर्ड यूज़ किया। ठीक है, तो इट मीन्स टाइटल इंडिकेट कर रहा है कि ये बुक जो है इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट फीमेल। इसके अंदर फेमिनिज्म की बात की जाएगी, विमेन की बात की जाएगी, फीमेल की बात की जाएगी, फीमेल आइडेंटिटी की बात की जाएगी, फीमेल का जो बायोलॉजिकली रोल क्या है, हिस्टोरिकली रोल क्या रहा फीमेल का, फीमेल के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, फीमेल द अदर है, द अदर क्या होता है, ये सब कुछ इस बुक के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो एनी हाउ जब ये बुक रिलीज़ हुई थी उस टाइम पे इस बुक को फिलोसफी की बुक कंसीडर नहीं किया गया था, लेकिन इस बुक को एक हिस्टोरिकल, लिटरेरी एंड सोशल एनालिसिस का वर्क कंसीडर किया गया था। इवन कि साइमन डी ब्यूवर ने भी खुद को एज अ फिलोसफर प्रेजेंट नहीं किया था, लेकिन लेटर ऑन जब फर्दर स्टडी डेवलप होती गई और इस बुक के ऊपर भी स्टडी किया गया, एनालिसिस किया गया, तो उसके बाद इस बुक को एक फेमिनिस्ट फिलोसफी का नाम दिया गया। एंड तब से जो साइमन डी ब्यूवर, उनको भी पायनियर ऑफ फेमिनिस्ट फिलोसफी या पायनियर फिलोसफर कहा गया, जेंडर थ्योरी एंड वुमेन्स राइट के बारे में बात करने वाली जो पहली पर्सन थी। इस बुक की पब्लिकेशन के बाद इसको बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट कंसीडर किया गया। ऑन द अदर हैंड इसको जो कैथोलिक चर्च था उसकी लिस्ट ऑफ फॉरबिडन बुक्स, वहाँ पे इस बुक का नेम ऐड कर दिया गया। इस बुक को सेवरल प्लेसेस के अंदर बैन कर दिया गया, स्पेन में इसको बैन कर दिया गया और भी कई कंट्रीज़ में इसको बैन किया गया। लेकिन यूनाइटेड स्टेट में जो ऑथर थी द फेमिनिन मिस्टीक, जिन ऑथर का वर्क है उन ऑथर का नाम है बेटी। ठीक है, मैं यहाँ पे भी नेम लिख देती हूँ, अभी आप नेम लिख देती हूँ, अभी आप ये जो नेम है ना मैंने बुक का उसको नोट डाउन कर लें, द फेमिनिन मिस्टीक। एनी हाउ द फेमिनिन मिस्टीक की जो ऑथर थी उनको इस वर्क ने, द सेकंड सेक्स ने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया। ऑथर का नाम मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, बेटी फ्रेडन। और इसके अलावा ये जो द सेकंड सेक्स बुक है ये बेसिकली इसने सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। वो वेव जो कि 1960 से 70s तक चली थी। ये वेव क्या है, मैंने सेपरेटली आपको बताया था कि फेमिनिज्म की जो मैंने थ्योरी डिस्कस की उसके अंदर मैंने इन सब एस्पेक्ट्स को इन डिटेल कवर किया हुआ, तो आपने लेक्चर लाजमी सुनना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको मिल जाएगा। एनी हाउ
ओरिजिनली ये बुक इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखी गई थी, इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और जो इस बुक की ट्रांसलेशन की गई थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हैं। 1953 में इसकी फर्स्ट ट्रांसलेशन की गई थी, लेकिन कहा जाता है यानी कि हिस्ट्री पता लगता है कि हम लोग को 2009 तक इस बुक की कोई भी प्रॉपर ट्रांसलेशन हम लोग को नहीं मिली थी। तो जो कंप्लीट बुक की ट्रांसलेशन थी हमारे पास इंग्लिश में 2009 में आई थी। तो एनी हाउ अब हम इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया है, तो शुरू करते हैं इस बुक की समरी को। सेकंड सेक्स ऐसा वर्क है जिसके अंदर बताया जाता है कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उस मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर फीमेल को कैसे ट्रीट किया जाता है। और एनी हाउ अभी स्क्रीन पे जो आपको स्लाइड शो हुई है ये बेसिकली जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए इंट्रोडक्शन के, ये उन्हीं इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स को यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग फर्दर स्टोरी को अपनी जो है उसको प्रोसीड करें। ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड है इंट्रोडक्शन की, ये सेकंड स्लाइड इंट्रोडक्शन की, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद है ये थर्ड स्लाइड। ठीक है, थर्ड स्लाइड है ये इंट्रोडक्शन की, यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ इस बुक का। नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग शुरू करने वाले अपने इस बुक की समरी को। तो शुरू करते हैं हमारे स्टोरी को। बट फर्स्ट व्हाट इज अ वुमेन। साइमन डी ब्यूअर क्वेश्चन करती हैं कि औरत है क्या। ठीक है, वो जो ये वर्क डिस्कस करने जा रही हैं ये वर्क बेस कर रहा है एक औरत के ऊपर। औरत का सोसाइटी में क्या रोल होता है, औरत का एक पेट्रार्कल सोसाइटी में क्या रोल होता है, औरत के साथ सोसाइटी के अंदर किस तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, टोटली बेस्ड ऑन फीमेल, वुमेन, औरत पे बेस कर रही है। तो कहती है औरत है क्या, पहले ये तो बताया जाए ना कि औरत है क्या। तो कहती है कि औरत जो है ना औरत के तौर पे पैदा नहीं होती, लेकिन ये जो माशरा होता है ना ये औरत को औरत बनाता है, जो कल्चर होता है वो औरत को औरत बनाता है। पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप औरत हो, आपने चार दीवारी के अंदर रहना है, आपने फेमिनिटी का ख्याल रखना है, आप इन्फीरियर हो, आप पेसिमिस्टिक हो, आपको मर्द जो बात कहेगा आपने वो बात माननी है, सो ऑन। तो इन शॉर्ट जो मेल है ना वो फर्स्ट सेक्स है और देन फीमेल जो है वो सेकंड सेक्स है। इसके बाद साइमन डी ब्यूअर अपने इसी वर्क के अंदर कहती हैं कि जो औरत है ना उसका मेल के साथ जो रिलेशनशिप है ना हमेशा उसी की बेस पे उसको डिफाइन किया जाता है। शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है कि जो मेन है वो सुपीरियर कंसिडर किए जाते हैं, मेन के जो एक्सपीरियंसेस है, जो उनके कंसर्न्स हैं वो मैटर करते हैं, और उनके एक्सपीरियंसेस जो उनके कंसर्न्स हैं उनको यूनिवर्सल लेवल पे ट्रीट किया जाता है। वही यूनिवर्सल है फॉर ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो विमेन है वो क्या है, द अदर है। द अदर मीन्स विमेन को डिफाइन करता है मेल, जो मेल कहेगा वही विमेन है। विमेन आर डिफाइंड इन रिलेशन टू मेन एंड नॉट इन देयर ओन राइट। जैसे कोटेशन देखें मैंने स्क्रीन पे कोट की हुई है, ह्यूमैनिटी इज मेल एंड मैन डिफाइंस वुमन नॉट इन हरसेल्फ बट इन रिलेशन टू हिमसेल्फ। शी इज नॉट एन ऑटोनॉमस बीइंग। कहते हैं ये मर्द है जो कि औरत के बारे में बताता है कि औरत कौन है, और ना कि वो औरत को औरत के पर्सपेक्टिव के बारे में बताता है या औरत के पर्सपेक्टिव से बताता है, बल्कि अपने पर्सपेक्टिव से बताता है कि औरत कौन है। तो राइटर कहती है जो सेकंड सेक्स हुआ है ना बेसिकली ये इसी चीज़ के बारे में बात करेगा कि कैसे जो विमेंस की आइडेंटिटी है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर क्रिएट की गई है, किस तरह से ये आइडेंटिटी वुमेन के ऊपर आई, किस तरह से वुमेन के साथ सब कुछ हो रहा है, और कैसे ये चेंज हो सकता है फ्यूचर के अंदर। कैसे एक औरत सोसाइटी के अंदर मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर डिपेंडेंटली नहीं बल्कि इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकती है, ये सब कुछ बताने वाली है इस वर्क के अंदर हमारी राइटर। मैंने आपको बताया इस बुक के 2 पार्ट्स हैं, यानी कि फर्स्ट वॉल्यूम फैक्ट्स एंड मिथ्स एंड सेकंड वॉल्यूम जो है लिव्ड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब बेसिकली हम जब स्टोरी आगे डिस्कस करने वाले हैं उसमें होगा क्या, 2 वॉल्यूम है ना, फैक्ट्स एंड मिथ्स और है लिव्ड एक्सपीरियंस। मैं फर्स्ट वाला डिस्कस करने से पहले आपके सामने सेकंड वाले के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, देन फर्स्ट को डिस्कस करूंगी। सेकंड के पॉइंट्स क्या हैं,
लिव्ड एक्सपीरियंस में वो कहती है जो जो उसने ऑब्जर्व किया, जो जो उसने अपनी आंखों से देखा, जो उसने खुद बजाते अपनी मतलब सेल्फ के तौर पे भी लाइफ गुजारी। और उसने वहाँ पे कहा था द अदर का वर्ड, कि जो वुमेन है उनको द अदर के तौर पे देखा जाता है। द अदर क्यों? मेल स्ट्रॉन्ग है, मेल जो है उसके पास पावर है, मेल सोसाइटी को चला रहा है, मेल के पास सारे रोल्स आ गए जी, जितने भी रोल्स हैं सोसाइटी के अंदर मेन वो सारे मेल ने चलाने हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड फीमेल इन्फीरियर है, फीमेल वीक है, उसके पास पावर नहीं है। दैट इज़ वाई जो बेवा वो कहती हैं कि जितनी भी विमेन है सोसाइटी के अंदर उनको द अदर के तौर पे देखा जाता है। राइटर ने क्या किया, बायोलॉजिकली, हिस्टोरिकली, साइकोलॉजिकली, मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन सब एस्पेक्ट्स के लिहाज से विमेन के बारे में डिस्कस किया। और कहते हैं ये डिस्टिंक्शन जो है ना मेल और फीमेल की, जब एक बच्चा पैदा होता है ना तभी शुरू हो जाती है, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट एजेस की बात की है, पहले चाइल्ड बर्थ की एज की बात की है, फिर प्यूबर्टी की बात की है उन्होंने, फिर प्रेगनेंसी स्टेज की बात की है, फिर उसके बाद जब औरत बूढ़ी हो जाती है उस एज की बात की है। मतलब कहते हैं जब बच्चा पैदा हो जाता है, मेल है तो उसको कहा जाता है तुम एक लिटिल मेल हो, ठीक है, तुम एक छोटे मर्द हो। फीमेल है तो उसको कहा जाता है तुम्हारे अंदर फेमिनिटी है, तुमने अपना ख्याल रखना है। और इवन के जितने भी फीमेल वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब के सब माँ, जो बच्चे की माँ होती है ना, वही उसके माइंड में इंसर्ट करती है कि तुमने मेल को खुश करना है, तुमने घर का ख्याल रखना है, तुमने बैठना कैसे, तुमने खाना कैसे, तुमने पीना कैसे, सब कुछ तभी सिखाया जाता है बच्चे को। और माँ भी ये सब आइडियाज़ क्यों इंसर्ट करती है बच्चे के माइंड के अंदर? क्योंकि माँ भी एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर रह रही होती है। और मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर जो जो फीमेल के एट्रीब्यूट्स है, जो फीमेल का रोल है, वो उसको सिखाया जाता है। ऐसे ही कहा जाता है कि जब वो बच्ची पबर्टी की एज में पहुंचती है, उसकी सोचने की जो एबिलिटी, सोचने की जो थिंकिंग होती है, मतलब थिंकिंग की जो सलाहियत होती है, कैपेसिटी होती है, वो चेंज हो जाती है। उसका जो वे ऑफ थिंकिंग होता है वो भी चेंज हो जाता है। उसकी लाइक सेंसुअलिटी बेस्ड थॉट, सेक्सुअलिटी बेस्ड थॉट हो जाती हैं। फर्दर उसको कहा जाता है कि तुम्हारी डिग्निटी किस में है, अगर तुम घर के काम करोगी इसमें तुम्हारी डिग्निटी है, तुम्हारी जब शादी होगी तुमने शोहर को खुश रखना है, तुम्हारी इसमें डिग्निटी होगी। ऑन द अदर हैंड इसको औरत को 4 वॉल्स के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये सारा कुछ जो हमारी राइटर हैं बुक की वो कह रही हैं। फिर वो कहते हैं कि शादी हो जाती है, शादी के बाद दूसरे घर जाती है, दूसरे घर जाने के बाद क्या होता है, आज़ादी बिल्कुल ख़त्म, ठीक है, 4 वॉल्स के अंदर बंद, और जो मर्द की ख्वाहिश है वो पूरी करनी है औरत ने। कहता है यहाँ पे भी औरत को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड फिर वो कहती है प्रेगनेंसी स्टेज आ जाती है। वो कहते हैं प्रेगनेंसी 2 तरह से होती है, एक ब्लेस्ड भी होती है, एक कर्स भी होती है। ब्लेस्ड किस तरह से, वो एक नई लाइफ को दुनिया में लेके आ रही होती है। कर्स किस तरह से कि सारे रोल तो हैं वो तो मेल जो है सोसाइटी के अंदर डोमिनेंट जो है वही कर रहा होता है, तो फीमेल का काम क्या है, सिर्फ बच्चे पैदा करना, घर के अंदर रहना, घर के 4 दीवारी पे रहना, घर का ख्याल रखना, सो ऑन। कहते तो फिर वो औरत जो होती है वो फ्रस्ट्रेशन फील करने लग पड़ती है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, वो घर से भाग जाने की ख्वाहिश रखती है, अडल्ट्री वगैरह में इंडल्ज हो जाती है। फिर कहती है एक स्टेज आती है जिसमें वो काफ़ी एजड हो जाती है, और उस एज में उसके शोहर को भी उसकी ज़रूरत नहीं होती, इवन कि वो प्ले भी प्रोवाइड नहीं कर सकती। और वो क्या करती है, पेंटिंग शुरू कर देती है, कुछ औरतें गार्डनिंग शुरू कर देती है, कुछ औरतें कलरिंग वगैरह शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से अपना टाइम स्पेंड करती हैं। और कुछ औरतों ने अपनी लाइफ के अंदर अपना कुछ गोल सेट किया होता है, वो उनके ऊपर काम कर रही होती हैं। ऑन द अदर हैंड अब उनकी कोई भी इतनी वैल्यू और वर्थ नहीं रहती। दैट इज़ वाई जो फीमेल है उनको मार्जिनलाइज किया जाता है सोसाइटी के अंदर, एक्सप्लॉइट किया जाता है उनको बायोलॉजिकली भी और सोशियोलॉजी भी और साइकोलॉजी भी। तो वो वुमेन को बेसिकली हिस्टोरिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ना लाइफ के, उनके ऊपर जज करती है और उनके ऊपर ऑब्जर्व करके बताती है। वो ये सारा कुछ अपने सेकंड वॉल्यूम में डिस्कस कर रही होती है। तो अभी मैंने आपको ये जो पॉइंट्स बताए क्यों बताए थे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ना अभी फर्स्ट वॉल्यूम फैक्ट्स एंड मिथ्स, उनके अंडरस्टैंड करने के लिए पॉइंट्स पता होने चाहिए थे आपको कि मतलब ये जो बुक है इसमें बात क्या की जा रही है, इसकी बेस क्या बन रही है। तो एनी हाउ, जैसा कि मैंने बताया इस बुक का फर्स्ट वॉल्यूम जो उसका नाम है फैक्ट्स एंड मिथ्स, उसके अंदर जो हमारी राइटर हैं वो विमेन को साइकोलॉजिकली, हिस्टोरिकली और बायोलॉजिकली इन 3 एस्पेक्ट से डिस्कस कर रही होती हैं। उन्होंने पहले पास्ट राइटिंग्स का इन डेप्थ एनालिसिस किया, फिर उसके ऊपर डिबेट की, और यहाँ पे कहती हैं कि हाँ मेन और विमेन इन दोनों के अंदर बायोलॉजिकली डिफरेंस है, और इनमें कई काम ऐसे जैसे कि फीमेल कर सकती है, मेल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव रोल,
विमेन जो है वो बच्चे पैदा करती है जबकि मेल नहीं करता। तो कहती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट बेस नहीं बन सकता कि आप थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर विमेन को मार्जिनलाइज करो। इवन कि हमारी राइटर ये भी कहती हैं कि जो औरत की बॉडी है, बॉडी अलोन इज नॉट इनफ टू डिफाइन हर। सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी उसको डिफाइन करने के लिए काफ़ी नहीं होती। और थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या किया जा रहा है, उसकी बायोलॉजी की बेस पे, उसकी बॉडी की बेस पे उसको ऑप्रेस किया जा रहा है। और ये सोसाइटी है, सोसाइटी बताती है कि औरत होने का मतलब क्या है, और वो औरत को फिर ऑप्रेस करती हैं, उनको सब्जुकेट करती हैं, उनको मार्जिनाइज करती हैं। तो जब वो बायोलॉजिकली बात कर रही है तो बेसिकली वो इस पॉइंट को हाईलाइट कर रही है कि बायोलॉजिकली भी वुमेन को सप्रेस किया गया है थ्रू आउट द हिस्ट्री। ठीक है, कि अगर वो बच्चे पैदा करती है तो फिर उससे सिर्फ और सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका काम ही यही है, और इसके अलावा उससे कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जाती। फिर फर्दर हमारी राइटर कहती हैं कि अगर हम बायोलॉजिकली के अलावा हिस्टोरिकली देखें तो हिस्ट्री में भी आकर ऐसा ही होता है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री प्रीवियस टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम तक क्या हो रहा है जी, फीमेल को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उसको सोसाइटी के अंदर कभी भी एक प्रिविलेज स्पेस नहीं दी गई, कभी भी एक प्रिविलेज प्लेस नहीं दी गई। और अगर हम प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़ की बात करें, काफ़ी टाइम पहले की सोसाइटीज़ की बात करें, तो वहाँ पे भी सोसाइटी क्या थी, मेट्रार्कल सोसाइटी थी। वहाँ पे भी जो विमेन थी वो क्या थी, सिर्फ और सिर्फ अपने मेल के ऊपर डिपेंड करी थी, मैन के ऊपर डिपेंड करी थी, और उनको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड पोजीशंस दी हुई थी। और अगर विमेन पावर की बात की जाए तो भी फुली पॉलिटिकल नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइजरी, स्पिरिचुअल या सिंबॉलिक थी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, शी ओनली मेडिएट्स द लॉ, शी डज नॉट पोजेसेस इट, सॉरी इट्स पोजेस इट, यानी कि वो जो लॉ थे उनको सिर्फ मेडिएट करती थी, उनको पोजेस नहीं करती थी, मतलब उसके पास पावर भी नहीं थी। अब यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट किया गया है ये वाला कि मेल के पास पावर थी, फीमेल के पास पावर नहीं थी। जो फीमेल थी वो डिपेंडेंट थी मेल के ऊपर, और जो मेल थे वो इंडिपेंडेंट थे। फर्दर यहाँ पे बताया गया इसी पॉइंट के अंदर ही कि जो मेल थे वो रैशनल थे, फीमेल इरेशनल थी। फीमेल को इमोशनल कहा गया, उनकी इमोशनलिटी की बेस पे उनको वीक कहा गया, और फीमेल को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया गया। ऑन द अदर हैंड जो मेल था उसको रैशनल कहा गया, उसको थिंकर कहा गया, उसको स्ट्रॉन्ग कहा गया, उसको सब्जेक्ट कहा गया, और कहा गया कि सोसाइटी को चलाने वाला, पूरी सोसाइटी को रूल करने वाला, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस देने वाला सिर्फ और सिर्फ मेल होता है। और कहा गया फीमेल के सिर्फ और सिर्फ यही काम है, एक बच्चा पैदा करना, दूसरा मर्द को खुश करना, तीसरा गुलाम बनकर रहना। और कहा गया यहाँ पे कि जब भी विमेन की बात आ जाए, फीमेल की बात आ जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेल पे डिपेंड कर रही थी। कहते हैं कि अगर कि हम लोग एंशियंट टाइम हिस्ट्रीज की बात करें, उसमें जो गॉडेसेस भी थी उनको भी क्रिएट करने वाले, बनाने वाले मेन थे, और वो भी सब ऑर्डिनेट थी टू मेन, टू मेस्कुलिनिटी। फिर इसके बाद राइटर फर्दर बात करते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटीज़ चेंज हुई हैं और वहाँ पे क्या हुआ, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी था उनका राइज होना शुरू हुआ, तब भी जो विमेन की कंडीशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता वर्स होती गई। जो विमेन राइट्स थे, उनके राइट्स को क्या कर दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। किन बेसिस पे, उनकी कंसर्न ओवर प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, उनकी जायदाद की बेस पे, उनकी प्रॉपर्टी की बेस पे भी उनके राइट्स को लिमिटेड कर दिया गया। और औरतों को खुद एक प्रॉपर्टी के तौर पर ट्रीट किया गया जी। कहती है अगर ग्रीस में देख लें, वहाँ पे भी औरतों को गुलाम की तरह ट्रीट किया जा रहा था। फिर रोमन की बात की जाए, ठीक है, स्पार्टा एंड रोम की बात की जाए, वहाँ पे औरतों को कुछ ना कुछ राइट्स मिल रहे थे, औरतों के साथ कुछ ना कुछ अच्छा ट्रीट किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ पे इक्वल राइट्स नहीं थे। वुमेन वर नॉट इक्वल टू मेन, क्योंकि वहाँ पे जो अथॉरिटी थी वो किसकी थी, अथॉरिटी वहाँ पे पैटर्नल अथॉरिटी थी। ठीक है, वहाँ की जो स्टेट थी उन्होंने क्लेम किया था पैटर्नल अथॉरिटी ओवर ऑल वुमेन, सब औरतों के ऊपर। और सेम ऐसे ही जर्मन में बात की जाए तो जर्मन के अंदर भी हकूक थे, लेकिन वहाँ पे भी फीमेल जो थी वो सब ऑर्डिनेट के तौर पे ट्रीट किया जाता था, उधर भी इक्वल राइट्स नहीं थे। तो यहाँ पे कह रही कि हर जगह मार्जिनलिटी रखी गई है, हर जगह मार्जिनलाइज किया गया, हर जगह एक्सप्लॉइट किया गया है विमेन को। फिर वो कहते हैं कि रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्रिश्चियनिटी की बात की जाए, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी विमेन को कहते हैं एक मार्जिनलाइज पर्सपेक्टिव पे रखा। उन्होंने कहा पहला गुनाह करने वाली औरत थी, और उन्होंने कहा औरत जो है वो एक फितना है, फसाद है, जैसे कि द टेम्पटेशंस ऑफ द अर्थ, सेक्स एंड द डेविल आर इनकॉर्नेटेड इन विमेन। जितनी भी बुराई सब की सब औरत के जरिए ही झलकती है। और फर्दर हमारी राइटर हमें बताती हैं कि मिडिएवल यूरोप के अंदर जो औरत थी उनको कोर्टली लव के थ्रू आइडियलाइज किया जाता था, लेकिन ये जो कोर्टली लव था इसने भी
कुछ भी नहीं किया औरत के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, सब कुछ बताया गया है जी फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर, जिसका नाम है फैक्ट्स एंड मिथ्स। लेकिन फर्दर इसी वॉल्यूम में ये भी बताया गया है कि फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड आया जिसमें औरत को कुछ हद तक आज़ादी मिल गई। औरत घर से बाहर जाके काम करने लग पड़ी, लेकिन तब भी डबल ड्यूटी है, घर में बच्चे भी संभालना और बाहर काम भी करना, फिर डबल ड्यूटी थी। और कहा गया कि अगर औरत बर्थ कंट्रोल करना चाहती, अबॉर्शन करना चाहती, तो ये भी चीज़ औरत के एक्ट के खिलाफ थी। जो चर्च था वो भी औरत को इस चीज़ से रोकता था। तो राइटर कहती नहीं, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहती अपनी मर्जी चलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि औरत का अपना जिस्म है तो उसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। और ये जो हमारा आजकल चलता है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो इसी स्लोगन यानी कि इसी बुक से निकला हुआ स्लोगन है। इसकी जो ये बुक थी राइटर की, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया इस बुक ने। तो है नहीं, आओ इस फर्स्ट वॉल्यूम के बाद चलते सेकेंड वॉल्यूम की तरफ, जिसका नाम है लिव्ड एक्सपीरियंस, जिसके अंदर जो हमारी राइटर है वो एक आर्किटाइपल विमेन के बारे में बताएंगी, जिसकी अर्ली चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक क्या क्या हुआ है। इनमें उन्हीं पॉइंट्स का जिक्र किया गया है, जैसे कि बताया गया कि उनके एजुकेशन की बात की जाए, उनके एक्सपीरियंसेस की बात की जाए, तो उनके एजुकेशन, उनके एक्सपीरियंस जो मेन के साथ हैं, उनकी मदर्स के साथ हैं, उन सब पे विमेन को यही चीज़ सिखाई गई है कि आपने पैसिव रहना है। और उनको कहा गया कि आपने अपने आप को मेन के ऑब्जेक्ट के तौर पे देखना है। फिर फर्दर मोर, जब आपने मदरहुड की फॉर्म में जाना है, शादी होनी है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, औरत को फर्दर यही कहा गया कि आपने सबऑर्डिनेट रहना है अपने हस्बैंड के लिए। ठीक है, अपने हस्बैंड से नीचे रहना है, और जो भी आप फ्रीडम चाहती हो अपनी लाइफ के अंदर उसको आपने सेक्रीफाइस करना है। और एक औरत को फ्रीडम कब मिलती है? कहती है जी, एक औरत को सिर्फ और सिर्फ उसकी ओल्ड एज में जाके फ्रीडम मिलती है, जब वो मेल को फर्दर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए काबिल नहीं रहती। और कहती है उस ओल्ड एज में फ्रीडम मिलने का फ़ायदा क्योंकि शी कैन फाइंड नथिंग मोर टू डू विद इट। और फर्दर जो राइटर है वो कहती हैं कि अगर फीमेल की बात की जाए कि जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं, वो उनके पास फ्रीडम होती है, लेकिन स्टिल उनको मेल के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, जैसे कि वाइफ्स अपने मैन के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, बिल्कुल वैसे ही। और कुछ वीमेन जो कि क्रिएटिव एबिलिटी रखती हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनकी फैमिलिटी की बेस के ऊपर, उनके ऊपर, दैट इज़ वाई उनको भी क्या होता है, लिमिटेड रहना पड़ता है। और कहते हैं इसी लिमिटेशन की बेस पे वो अपनी क्रिएटिविटी को इतना ज़्यादा सामने नहीं ला सकती, और इसीलिए यहाँ पे देयर कुड हैव बीन नो फीमेल लाइक कौन, फ्रांस काफ्का जैसा। जैसे फ्रांस काफ्का की राइटिंग ओपन है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, तो कहते इसलिए क्योंकि मेल के ऊपर इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, ऑपरेशन नहीं होता, मेल के ऊपर इतनी ज़्यादा वो लिमिटेशन नहीं होती, फीमेल पे लिमिटेशन होती, तो इसी बेस पे जो फीमेल राइटर्स भी हैं वो ज़्यादा सामने नहीं आ पाती। मतलब क्रिएटिविटी की पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो उस पर भी फीमेल को मार्जिनलाइज किया जाता है। फिर ये सारी बात करने के बाद जो हमारी राइटर हैं इस बुक की, वो इस नॉवल की मतलब इस बुक की एंडिंग करते हुए कैसे कहती हैं जी, कहती हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ना, वो इस एज के अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव का रोल प्ले कर रही हैं। और इस एज के अंदर जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है सोसाइटी के अंदर। कैसे? सोसाइटी के अंदर जो मेन है और वीमेन है वो इक्वली एक दूसरे को इक्वल लेवल पे परसीव करें, एक दूसरे को इक्वल केयर दें, इक्वल लव दें, इक्वल रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। कहती है मेल एंड फीमेल दोनों के अपने अपने ट्रेट्स होते हैं। कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि फीमेल के पास होते हैं, मेल के पास नहीं होते। कुछ ट्रेट्स ऐसे जो कि मेल के पास होते हैं, फीमेल के पास नहीं होते। तो दोनों जो है ना मिल मिला के काम करें, किसी को भी इन्फीरियर ना समझे, इक्वल रख के काम करें, तो सोसाइटी जो है उसमें ब्यूटीनेस आ सकती है। सोसाइटी के अंदर फीमेल को मेल के इक्वल रखा जाए, फीमेल जो है वो अपने आप को खुद डिफाइन कर सके और मेल जो है वो अपने आप को डिफाइन करे, जबकि फीमेल को मेल के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। ये सारा कुछ कहती है राइटर इस बुक के अंदर। कहती है बात मॉरल लेवल की हो, सोशल लेवल की हो, कल्चरल लेवल की हो, हर लिहाज से फीमेल की अपनी आइडेंटिटी हो और मेल की अपनी आइडेंटिटी हो और दोनों को इक्वल रैंक दिया जाए। मतलब वो थ्रू एंड थ्रू बुक के अंदर कह रही हैं, फोर्स कर रही हैं कि इक्वलिटी के ऊपर जोर दिया जाए, ना कि मार्जिनलिटी के ऊपर फोर्स दिया जाए, ना कि फीमेल को सब ऑर्डिनेट लेवल पे रखा जाए। जबकि फीमेल के पास अपने ट्रेट्स है जो कि मेल के पास नहीं होते, जो कि मेल के पास ट्रेट्स है वो फीमेल के पास नहीं होते। तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ खासियत है और इसी स्पेशलिटी की बेस पे दोनों को इक्वालिटी देनी चाहिए, ये राइटर कहती हैं। और थ्रू आउट बुक में राइटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज वन इज नॉट बोर्न अ वुमेन, वन इज बिकम अ वुमेन। कि एक
जो औरत है वो औरत के तौर पे पैदा नहीं होती, लेकिन जो माशरा है वो औरत को औरत बना देता है। और वो कैसे बनाता है कि माशरा ही उसकी मेंटालिटी को शेप आउट करता है, माशरा ही, सोसाइटी उसको सिखाती है आपने ये करना वो करना है ऐसे वैसे। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको जो स्टोरी है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में अपने ओपिनियंस लाजमी शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।